हो रहा है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम शायद अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको बनाता हूँ, आप भी साथ बना लें तो देख लीजिए, फिर ये डायग्राम आ जाएगा समझ में। हमने क्या करा कि हमने ना एक रीजन लिया और उस रीजन में बहुत छोटा सा स्पेस छोड़ दिया। आप ये सोचिएगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है 11th क्लास का किसी को? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं, चलो छोड़ो। आप सोचिएगा कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है और हमने रूम में क्या करा, हमने रूम में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लगा दिया ताकि रूम के 2 पार्टीशन हो जाए। ठीक है, और फिर हमने ना एक छोटा सा होल छोड़ दिया उस बड़े से कार्डबोर्ड में। जैसे आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स क्लिनिक्स में कर लेते हैं कि बीच में कार्डबोर्ड का या जो प्लाई बोर्ड होता है, कार्डबोर्ड तो नहीं, प्लाई बोर्ड का बड़ा सा पार्टीशन लगा देते हैं कि एक डॉक्टर की क्लिनिक इधर है, एक डॉक्टर की क्लिनिक इधर है, मतलब एक ही हॉल को आपने 2 रूम में डिवाइड कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक रूम है और उस रूम में आपने बड़ा सा पार्टीशन लगा दिया और उसमें छोटा सा होल छोड़ दिया। अब यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बड़ी लाइटें जला दी। अब वो जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं उनको, उनकी लाइट को एक स्ट्रेट बीम में अगर हमको फोकस करना है तो हम क्या करेंगे, हम कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर देंगे। तो इस तरफ पूरी रोशनी रोशनी हो रखी है, बहुत सारे बल्ब जला रखे हैं हमने, तो वो जो छोटा सा होल है उस छोटे से होल से एक स्ट्रेट बीम निकल के जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने ऐसा ही अरेंजमेंट करा कि कहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने क्या करा कि हमने स्लिट बना दी। स्लिट का मतलब ये होता है कि एक आपने बड़ा सा कोई पार्टीशन लगाकर उसमें छोटा सा गैप छोड़ दिया। तो वही दिखा रखा है यहाँ पर स्लिट इस तरह से कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, बस बीच में आपने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा इतना स्पेस छोड़ा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया। तो यहाँ पर इसी तरह से एक डॉट बना रखा है। डायग्राम आप साथ साथ कोरिलेट करते जाना, जो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। इधर डॉट बना रखा है, दिस डॉट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन बना ली ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया v। v का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से जा रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि ये है S1, S1 यानी कि स्लिट 1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरी स्लिट लगा दी, ये है S2, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट। और बीच में हमने ये देखा कि बीच में हम ना 2 टर्मिनल्स लगा रहे हैं, तो एक टर्मिनल ऐसे और एक टर्मिनल ऐसे। टर्मिनल क्या होता है, वही बैटरी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लगा दिया ये प्लस साइन लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लिख दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब कुछ ऐसा करेंगे कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी, यहाँ पर हमने मैग्नेट लगा रखी है। मैग्नेट कुछ इस तरीके से रखी है कि मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर आपने इंसर्ट कर रखा हो मैग्नेट को। तो मैग्नेट ऐसे रखी हुई है कि उसका नॉर्थ पोल इधर है बोर्ड के बाहर की तरफ और साउथ पोल इस बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर रखा है हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप ऐसे कर लें, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रॉस इधर, 1 2 3 4 क्रॉस इधर, 1 2 3 4 क्रॉस इधर और 2 क्रॉस इधर। मतलब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। क्रॉसेस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ है। यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस वजह से बनाया ताकि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर सके। तो इतने रीजन को आप ना ऐसे एक डॉटेड सर्कल बना लीजिए इस तरीके से। और इस डॉटेड सर्कल का मतलब क्या है, रीजन वेयर crossed electric and magnetic field exists. Region where crossed electric and magnetic field exists. ठीक है, अब जरा देखते हैं कि भाई यहाँ से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो
एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ये जो 3 लाइन्स हैं और इस पर आप लिख दीजिए ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेचर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो ये जो क्रॉसेस बना रखे हैं, क्रॉसेस पर किसी एक क्रॉस पर ऐसे आप बी वेक्टर लिख दीजिए, मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन का है अंदर की तरफ। तो यहाँ जो लिखा है क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब जरा 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसको जरा दोबारा से रिकॉल करते हैं। यहाँ भी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को। मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को थोड़ा सा मैंने मोटा करके दिखा दिया, मतलब मैंने इस वायर का एक अंदर का व्यू मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, उस वायर को या तो आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ रखा है, ठीक है, और या फिर आपने उसमें कोई बैटरी लगा रखी है। मैं अपनी सहूलियत के लिए मान लेता हूँ कि हमने कोई बैटरी लगाई है। तो वायर का एक एंड ये है और वायर का दूसरा एंड ये है। हमने बैटरी लगा दी कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस बना देते हैं, 2 पैरेलल लाइंस, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। उसको हम बड़ी को बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी को नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वायर में कोई भी किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल भी पूरा वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अब कोई भी जो वायर है, कोई भी जो, ये तो पतली हमने वायर ली और ये एक बड़ी वायर ले ली, तो बड़ा कंडक्टर हमने ले लिया। हम ये कहते हैं कि ये जो बड़ा कंडक्टर है, इस बड़े कंडक्टर के अंदर कंडक्टर होगा किस चीज़ का? ज़्यादातर अच्छे कंडक्टर किसके होते हैं? मेटल्स के ही होते हैं। अब जो मेटल्स हैं, मेटल्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स कंडक्शन करते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी तो चुपचाप पड़े हुए थे, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ इकट्ठा हो गया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ इकट्ठा हो गया। तो वो जो रैंडमली अरेंज्ड थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इस तरफ भागेंगे, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बिकॉज अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इधर जाएंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही करंट जो है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपको सिर्फ ये एक बार रिकॉल कराने के लिए ये बनाकर दिखाया है डायग्राम। यहाँ इस ये वाला जो कंसेप्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर वाला, तो उसमें इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, सिर्फ रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी मेरे पास डायरेक्शन दे रखी है करंट की, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, ये v इज फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे है? इस तरफ जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो करंट पीछे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो जरा आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो सेंट्रल फिंगर है, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है, थंब इज फॉर फोर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास दो चीज़ है, तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ घुमा दें, इंडेक्स फिंगर अंदर हो गया। अब सेंट्रल फिंगर जो है, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन नहीं, करंट तो हमारा पीछे की तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ है? इस तरफ। तो करंट तो इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे। तो अब क्या हुआ? मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और सेंट्रल फिंगर लेफ्ट की तरफ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। तो भाई थंब कहाँ? नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे चुपचाप जाते हुए इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींचेगा, ऐसे ऐसे। तो ये जो आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में एक नीचे की तरफ जाता हुआ एरो बना हुआ है, ठीक है, ऐसे कर्व एक एरो बना हुआ है। तो इसको लिखेंगे डिफ्लेक्शन बाई बी,
अब ये नहीं समझ में आता कि भाई डिफ्लेक्शन बाई बी ये फालतू की बात, ये ऐसे करंट पाथ कैसे फॉलो कर रहा है। भाई हमारा जो करंट है, करंट तो ऐसे पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये भी परपेंडिकुलर। तो आपने तो ये बताया था कि मोशन जो होता है, सॉरी जो फोर्स जो लगती है वो कैसे जाती है, परपेंडिकुलर जाती है वो भी। तो भाई ये तो सीधा ऐसे चला जाना चाहिए था, ये ऐसे करंट पाथ क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चुपचाप आ रहा था, बिल्कुल सीधा सीधा अपने रास्ते जा रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे गया, इसको लगा कि अरे मुझे तो मेरा साथी मिल गया। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, एकदम से ऊपर की तरफ मुड़ना चाहेगा, लेकिन अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे खींचेगा कि भाई तू नीचे आ। ठीक है, तो क्या है कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये इसको कहता है तू नीचे आ, वो उसको कहता है कि तू ऊपर आ। तो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल ये भी नहीं बना पाता, परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल वो भी नहीं बना पाता। बताता हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही ऐसे मुड़ जाता ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन एकदम पॉजिटिव की तरफ चलता है, उसको तो पॉजिटिव दिख गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है पॉजिटिव की तरफ, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से वो कह रहा है कि नहीं तू नीचे की तरफ आ। ठीक, तो है क्या कि ना तो ये ढंग से 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना पाता, और ना ही ये ढंग से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना पाता, तो ये ना ऐसे मुड़ जाता है इस तरह से, और इसको आप लिखेंगे डिफ्लेक्शन बाई ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाता है। अब हमने ये कहा कि हमने यहाँ पर ये जो स्लिट ली, इस स्लिट पर हमने क्या करा कि ये तो सिर्फ सुनो एक मिनट, अभी बता रहा हूँ, स्लिट जो है, स्लिट में हमने जगह सी जगह छोड़ी, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी सेलेक्टर है। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब क्या है कि मैं कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेजो। तो एक इलेक्ट्रॉन गन ली, और इलेक्ट्रॉन गन से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक के पीछे एक इजेक्ट करना शुरू करा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स दो सारे के सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज है, धक्का मुक्की करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, तो साथ साथ तो नहीं रह सकते ना, तो दूर दूर धक्का मुक्की हो जाएगी उनकी। अब क्या है, इनमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो लकी थे, वो लकी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पर रहेंगे। तो ये जो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पर इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, चुपचाप सीधे सीधे निकल गए वो। ठीक है, और जो डिफ्लेक्ट हो गए टकराने की वजह से, कुछ इधर हो गए कुछ इधर हो गए, तो जो इधर वाला है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर थोड़ा ज़्यादा था, तो इस तरफ मुड़ गया। इधर वाला जो नीचे की तरफ था, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा इधर मुड़ गया। और परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना असर दिखा रहा था मैग्नेटिक फील्ड वाले पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा था नहीं भाई तुम ऊपर आओ, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा था नहीं तुम नीचे आओ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पर थे, वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए अनडिफ्लेक्टेड। ये कुछ कुछ जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था ना, कुछ कुछ उसके जैसा है। अब बताओ क्या पूछ रहे थे। ठीक है, अच्छा अवंतिका और गुनीत ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, दिया क्लियर है? हाँ, अच्छा अब यही चीज़ जो है ना, ये थ्योरेटिकली इसमें लिखी हुई है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। चीज़ों को, इस चीज़ को समझना है, इसको रटना मत, इस टॉपिक को रटना मत, आप एक्सप्लेन करके बता देना, बस डायग्राम ठीक बनाना। अब देखिएगा इसमें क्या है, एज शोन, डिफ्लेक्शन ऊपर है जो नीचे भी दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों जो है इक्वल है। जैसे ये वाला है, जितना डिफ्लेक्शन इसमें हुआ उतना ही डिफ्लेक्शन इसमें हुआ, ठीक है। लेकिन जो बीच में बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं जिनमें इक्वल अमाउंट का डिफ्लेक्शन हो गया, इतना इक्वल हो गया कि ना तो वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो पा रहा है, ना वो नीचे डिफ्लेक्ट हो पा रहा है, तो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गया। तो ये आप कहेंगे कि ये ऊपर क्यों चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक के पीछे एक जो मतलब फायरिंग चल रही थी ना इलेक्ट्रॉन की, जैसे गन फायरिंग करती है, तो इलेक्ट्रॉन गन से ही फायरिंग करी गई, तो उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ना धक्का मुक्की करने लगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने रिपेल करा, वो इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा तो वो इधर आ गए। इधर वाले पर मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़्यादा हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ खींच रहा है, और इधर वालों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ज़्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ खींच रहा है। इस वजह से कर्व्ड डिफ्लेक्शन हुआ, बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री वाला डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है सर, इसमें 90 तो हो नहीं पाएगा। हाँ, 90 हो ही नहीं पाएगा, और 90 एक्चुअली ये जो सीधे जा रहे हैं ना, इसमें 90 का ही हो रहा था डिफ्लेक्शन, इसमें 90 का ही हो रहा था। 90 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा था और 90 डिग्री पर ही मैग्नेटिक फील्ड खींच रहा था, तो दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, और फिर ये चुपचाप सीधा ये हुआ।
एज शोन, हाँ जी बोलिए। तो ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है सर। कौन सा, ये वाला? यस सर। तुम रुक जाओ, आधा टॉपिक होने के बाद बताते हो। 1 मिनट देखता हूँ जरा, अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। बेटा है ये, आप देखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर 4 है ना, इसमें आप देखिए, इसमें एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद टॉरॉइड हट गया, उसके बाद है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो एक हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला तो देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड में किस किस तरीके से होता है। एक बार सर्कुलर पाथ बनता है, एक बार जब किसी एंगल पर होता है तो हेलिकल पाथ, और जब 90 डिग्री पर होता है तो फोर्स 0 होता है। तो ये हमने देखा था। तो ये वाला क्या है, ये वो है कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एग्जिस्ट करेगा कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पर क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये है सिलेबस में, ठीक है। हाँ, और बस अच्छी चीज़ ये है कि साइक्लोट्रॉन नहीं है सिलेबस में। साइक्लोट्रॉन मैंने नोट्स में भी इंक्लूड नहीं करा, बड़ा टॉपिक था वो नहीं है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी था बस, ठीक है। उसका एप्लीकेशन, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है तो उसमें उसका एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो है नहीं सिलेबस में, हटा दिया। अच्छा, ये चैप्टर वाइज कौन सी रखी है? ये मैथ्स के कंपटीशन में भी आएगा। लेटेस्ट, इसको लेटेस्ट ही समझो, एक्सक्यूज मी क्योंकि सर, हाँ आपने बोला था ना कि लेटेस्ट आज बताता हूँ मेरा। साइक्लोट्रॉन कंपटीशन में भी नहीं आएगा। साइक्लोट्रॉन अब नहीं है कहीं पर भी, कंपटीशन वगैरह में भी नहीं है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में क्या था ना, पूरा डेरिवेशन वाला था, और जो कंपटीशन है, कंपटीशन में डेरिवेशन वाला पोर्शन ना के बराबर, बस आप न्यूमेरिकल पोर्शन ही समझिए कि वही आता है, तो इसलिए वो नहीं है इसमें। अब चलो देखिएगा, एज शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं वापस पेज नंबर 29 पर। एज शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब समझ गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जाता है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को, यानी कि नेगेटिव चार्ज बीम को ऊपर की तरफ खींचता है, तो डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो वो नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एक्ट करता है, एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड कैसे डिफ्लेक्ट करता है वो आपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देख ही लिया। अगला देखेंगे, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विल पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द स्लिट S2, दूसरी वाली स्लिट S2 से, on which the electric and magnetic forces are equal and opposite. The velocity of the undeflected electrons is given by undeflected electrons, यानी कि ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है undeflected इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी कैसे दी जाएगी हमको, ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है EE is equal to EVB, EE is equal to EVB, ये कैसे करा गया है ये बताता हूँ मैं, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ थी ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ही काम करता था। मैग्नेटिक फील्ड जब से आया तब से इन्होंने भाई साहब ने ऐसे ऐसे घूमना शुरू करा है, तो हमें कर्व पाथ देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, एक्चुअली क्यू इंटू ई है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, हाँ, क्योंकि मैंने क्यू की जगह ई लिख दिया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने ये कहा कि ये हो गया इज इक्वल टू ई वी बी। ई वी बी क्यों हुआ, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसी लगती है, वो लगती है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड कब निकलेगा, कि जब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगे और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर दोनों सेम एंगल पर लग गए फोर्स, तो तब हमारा साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये हमारा पोर्शन जो है साइन थीटा, ये 1 हो गया, साइन 91 हो गया, तो क्या बचा क्यू वी बी, और क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है ई, तो इसलिए उसको EVB लिख दिया। तो बेसिकली ये EVB यहीं से आया है QVB sin थीटा से। समझ गए? आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर स्मॉल ई से स्मॉल ई काट दिया और इसके बाद स्मॉल v की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल v की वैल्यू हो गई कैपिटल E अपॉन कैपिटल B। स्मॉल v की वैल्यू कैपिटल E अपॉन कैपिटल B। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से भेज रहा हूँ तो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से पास ऑन करेगा वो वेलोसिटी में निकाल सकता हूँ। बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं। अगर परपेंडिकुलर हो तो अनडिफ्लेक्टेड वाला परपेंडिकुलर ही होगा, बाकी इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। ये तो इन स्लिट्स के बीच के घोर अंधेरे में छुप गए। ठीक है, यहाँ पर जो स्लिट है यहाँ से जो निकल के गए इलेक्ट्रॉन, हमें बस उनसे मतलब। ठीक है, अच्छा, और ये काम किस में करा जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रेट लाइन में बीम में एमिट करा जाता है, ये कहाँ करा जाता है? जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या एक्सरे कराया जाता है, तो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो जब एमिट कराई जाती हैं तो वो एक स्लिट के थ्रू ही कराई जाती हैं एमिट। कभी मान लीजिए पैर का एक्सरे कराना है तो वो क्या करेंगे, वो आपके पैर को एक डार्क कलर के रबर पैड पर रख देंगे। ठीक है, और उसमें भी जो लाइट फोकस करी जाएगी वो वहीं करी जाएगी। अगर मान लीजिए पैर के पंजे का एक्सरे होना है या हाथ का एक्सरे होना है तो वो इसी तरीके से करा जाता है कि बाकी सारा पोर्शन बिल्कुल डार्क कर देते हैं, वहीं पर लाइट डालते हैं। इसका मतलब सारी के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो बोन जो होती है, बोन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती कि वो बोन को पेनिट्रेट कर पाए, तो वो बोन से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाते हैं। और जैसे रिफ्लेक्ट बैक मतलब एक हल्का सा सेकंड लगता है, 1 सेकंड के अंदर एक्सरे हो जाता है। तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाते हैं, मसल्स को वो पास ऑन कर जाती हैं वेव्स। तो रिफ्लेक्ट बैक होकर जैसे ही वापस आ जाती है तो पूरी बोन की इमेज आ जाती है कि भाई ये आपकी बोन की इमेज है। उसको डॉक्टर देखकर बता देता है कि अच्छा बोन में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं कोई स्पर फॉर्मेशन यानी कि कोई स्पॉट तो नहीं बन गया जिसको कह देते हैं कि हड्डी बढ़ गई है थोड़ी सी। तो वो सारी चीज़ें एक्सरे से पता चलती हैं। चलिए आगे देखिएगा, पेज नंबर 29 पर ही बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। सच एन अरेंजमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स। जिसमें अलग अलग स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट करने के काम आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़िए। क्या है कि एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, एक कंसेप्ट है उसमें ऐसे है जैसे कि ये बना रखा है इस तरीके से कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है और एक इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम की ट्रेजेक्टरी पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की ट्रेजेक्टरी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरह से परपेंडिकुलरली इनटू द पेपर जा रहा है, तो अगर ये इनटू द पेपर है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा अगर ये इनटू द पेपर है। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है डायग्राम। आगे पढ़ें। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एज शोन। तो भाई एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन गलत है या मैं गलत समझ रहा हूँ। दोनों चीज़ों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अगला टॉपिक देखिएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैंने अभी अभी चेक करा, ये है सिलेबस में, ये करूँगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स किस तरीके से लगेगा, ये देखिएगा। मतलब अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ, अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि अभी अभी जो मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर करा तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, मैग्नेटिक फील्ड भी था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है। उससे पहले हमने क्या करा था कि जैसे स्ट्रेट वायर लिया था कि स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, हमने ये टॉपिक करा था पहले जो शुरुआत में बायट सावर्ट लॉ में करा, एम्पियर सर्किटल लॉ में करा। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब क्या है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और मैग्नेटिक फील्ड है, वो पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है।
तो अब कितना फोर्स लगेगा, अब कितना फोर्स लगेगा, समझ गया मेरी बात? ठीक है, हमने क्या करा था कि एक ये लिया था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बस ये कहा था ना, एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि बायोट-सावर्ट लॉ में हमने ये देखा था कि ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल आती है μ0/4 क्या आइडियल साइन थीटा, और मैंने रट लो भाई आपको आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, हमने ये करा था कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा वो बताओ, समझ रहे हैं? तो शुरुआत वाले टॉपिक में और इस टॉपिक में अंतर समझ में आ गया। ठीक, अब जरा देखिएगा, हमने वायर को थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये पोर्शन मिटा दूंगा। तो अब हम जो धीरे धीरे जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों था। अब जो कर रहा हूँ उसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। और फिर इस चैप्टर से अगला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, मतलब उस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को साथ साथ लेकर चलना। अब देखिएगा, देखिए भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी आपको देखकर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक वायर बनाया ऐसे, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दिया हमने ऐसे। कोई भी वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया को मैंने बोल दिया कैपिटल ए, एरिया हो गया कैपिटल ए। और हमने ये बोला कि इसके अंदर, क्योंकि ये कंडक्टर है यानी कि एक वायर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, तो इसके अंदर किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, उसके मोशन को स्टडी करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है ये। अब मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो एक्सेस है ना, ये वाली एक्सेस, इसको बोल दिया हमने, हमारी मर्जी है, हम वाई एक्सेस को कभी हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, कभी वर्टिकल ले सकते हैं, कभी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब सामने की तरफ वाली जो एक्सेस है, फ्रंट वाली जो एक्सेस है, उसको बोल दिया एक्स एक्सेस। इस वाली एक्सेस को बोल दिया वाई एक्सेस, और फिर जो ये वर्टिकल एक्सेस है इसको बोल दिया जेड एक्सेस। ठीक, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो उल्टा जाएगा इस डायरेक्शन में वीडी वेक्टर। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऐसे लगेगी। अब सुनिएगा, कुछ भी नहीं इसमें, आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा वो तो मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना उसमें। करंट जहाँ भी फ्लो करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उसमें। क्या वीडी, वीडी वेक्टर क्यों लिया है? अच्छा अभी बता रहा हूँ, बस ये बस 2 मिनट में बता रहा हूँ, रुकिए जरा। आप ये समझिए कि ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो और मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये हमने लिया है, ये भी लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, ये हमने लिया है, दोनों चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चुपचाप था, तो इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता, सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ये लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। अब सवाल उठता है कि वीडी क्यों लिया, इसको मैं वी भी ले सकता था। वीडी इस वजह से लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना चुपचाप सीधा सीधा नहीं चलता, वो ड्रिफ्ट करते हुए ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ता है ऐसे, ठीक है ना, तो इसलिए उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने उसको वीडी बोल दिया। उसके बाद अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ज़रा फिंगर्स को फिर वैसे ही स्ट्रेच करिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ, तो इंडेक्स फिंगर को तो कर लो ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो है VD यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में भाई थंब कहाँ है, थंब कहाँ है, फिर आगे की तरफ, थंब आगे की तरफ, तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, थंब फोर्स लगेगा आगे की तरफ। अब ये जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को तोड़कर थोड़ी आ जाएगा, इस कंडक्टर को, मेटल का कंडक्टर है उसको तोड़कर थोड़ी बाहर निकल आएगा, नहीं निकल पाएगा। मैं तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ऐसे कितने होंगे, हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हजारों इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेंगे, आगे की तरफ। तो भाई ऐसा होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं ना, तो मुड़ने लगता है वो मुड़ने लगता है, सारे इलेक्ट्रॉन पूरी ताकत लगा देते हैं यूनाइट होकर कि भाई हमें तो ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है, जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है, ये आगे की तरफ खींच रही है, एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है ना आगे की तरफ फोर्स, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस तरफ आना चाहेंगे, ऐसे ये इसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, इसके इधर वाला, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे आगे आना चाहेंगे। तो ये जो वायर है, हम अभी इसके अगले वाले टॉपिक में ये भी हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो, कि दो वायर ऐसे रखे हुए हैं और वो दोनों वायर में जब इलेक्ट्रिक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं, और दूसरा केस ऐसे है कि वो ऐसे मुड़ जाते हैं। तो एक में करंट की डायरेक्शन सेम है, एक में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, वो मैं पढ़ूंगा अभी, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि इस अकेले एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी आगे की तरफ, ठीक है। बताओ भाई अवंतिका और विनीत, क्लियर है? अच्छा विनीत है नहीं अभी, ओके चलिए जी। कंसिडर अ कंडक्टर PQ of length L, area of cross section A, carrying current I along positive y direction, the field B vector acts along positive z direction। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करेंगे। पहला जो पॉइंट है कि y डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट वो जो लेंथ है इसकी y डायरेक्शन के अक्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस की तरफ है, ठीक है, और इसका जो VD है, जो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ लगेगी करंट के अपोजिट डायरेक्शन। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी VD, ठीक है। तो क्या है कि ये सीधे सीधे नहीं चलते इलेक्ट्रॉन, ये शक्तिमान की तरह चलते हैं, ऐसे गोल गोल भी घूमेंगे और आगे भी जाएंगे, तो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हिच इज गिवन बाय, ईच इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की पर लगने वाली फोर्स को मैंने स्मॉल f वेक्टर ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा क्या होता है, ये जो QVB साइन थीटा है इसको वेक्टोरिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो Q तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और इसको हम ये बोल देते हैं V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वैसा ही कुछ यहाँ पर करा गया है कि Q जो है वो क्या है, वो चार्ज है, तो अभी इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, हाँ तो माइनस ई, और ब्रैकेट में VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सवाल ये उठता है कि यार ये यहाँ पर ये क्या मतलब धोखा हो रहा है हमारे साथ, इधर तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया गया था, इधर माइनस ही ले लिया, क्या है ये, जहाँ मन कर रहा है कुछ भी ले रहे हो, ठीक है। ये माइनस ही क्यों लिया गया ये बताता हूँ कि जब भी हम लेंथ लेते हैं, जब भी हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो करंट के डायरेक्शन को अगर मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हमारा V, है ना, तो ये जो है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से वो नेगेटिव जो ये है, ये मैंने क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि बेटा यहाँ पर मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैंने वेक्टर की बात नहीं करी, यहाँ पर हमने दोनों के मैग्नीट्यूड लिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो वेक्टर में तो डायरेक्शन आएगी ना, तो डायरेक्शन नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ भी लेते हैं तो नेगेटिव ही लेते हैं। याद करो KVL में भी वही करा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में KVL में भी वही करा था कि जब मैं वोल्टेज भी लेता हूँ और अगर मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन वाले लूप में जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव साइन लगाता था वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ही है कि करंट के उल्टा आप जाओगे आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो दिस नेगेटिव साइन इज नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है इसलिए नेगेटिव लगा दिया, नहीं, ये डायरेक्शन के लिए। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने बोला इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल एन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं कैपिटल एन। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, तो पूरी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एन इंटू पूरी वॉल्यूम, एन इंटू पूरी वॉल्यूम। अभी पूरी वॉल्यूम क्या है इसकी, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ को ले लिया हमने L, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, कंडक्टर क्या है, सिलेंडर का कंडक्टर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ याद हो तो,
पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या होता है, जो इधर एरिया है सर्कुलर जो एरिया है वही तो है ये ए, और एच क्या है उसकी लेंथ। तो अगर मैं ए इंटू एल कर दूँ तो वॉल्यूम बन जाएगा एक तरह से, समझ गए कि नहीं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए एल, ठीक है। आगे चलते हैं, अब टोटल फोर्स निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स स्मॉल एफ वेक्टर थी तो कैपिटल एन पर कितनी होगी, एक मैंगो 5 रुपये का है तो 10 मैंगो कितने के 10 इंटू 5, तो वही चीज़ है एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतनी है तो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स पर कितनी होगी एन इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब उस टोटल फोर्स को फिर कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एफ वेक्टर, कर दो जी मल्टीप्लाई। कैपिटल एन की वैल्यू क्या है एन ए एल, स्मॉल एफ वेक्टर ये क्या है यहाँ पर लिखें माइनस ई डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद आपने क्या करा, ई को निकाल लिया बाहर और ई को बाहर निकाल लिया और यहाँ से एल को अंदर भेज दिया। चलिए ई एन ए माइनस एल डी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब देखिएगा ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट की एक खास चीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है, मान लीजिए x है और इधर लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये x जो है उसको किसी एक वेक्टर में मल्टीप्लाई नहीं करा जा सकता, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में करता हूँ, करने के बाद एक इसको ना स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, कांस्टेंट टर्म आती है और x भी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक। उसको x को अगर उसमें आपने मल्टीप्लाई करा तो पूरा रिजल्ट निकालने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है जैसे 2 है और मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो भाई इसमें ये जो 2 है ना ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होता है पहले वाले वेक्टर के साथ और ये ऐसे बन जाता है 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी ये खास प्रॉपर्टी होती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में पूरा डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वाला वेक्टर है, आप ये कह लीजिए दूसरे में भी हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दूसरे में इस वजह से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि क्या होता है कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख दूँ तो वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा उसमें। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ए को बी में, बी को ए में, कैसे भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं होता। तो मैं इसी चीज़ को अभी आपको दोबारा बताने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर कैपिटल एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेशन में ऐसा मेंशन्ड है, कैपिटल एफ वेक्टर हो गया ई एन ए, अब एल जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ई एन ए माइनस एल बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस एल बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्या है कि अगर कभी कोई वेक्टर ऐसे है, जैसे मान लीजिए ए एक पॉइंट है इधर, दूसरा पॉइंट है इधर बी, तो अगर इसको मैं ए बी वेक्टर बोलूँगा और अगर कोई कहे कि भाई आप इस ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर की तरह से लिखकर दिखाओ तो कैसे बताएंगे, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है, माइनस लगा दीजिए बस आगे। तो मैं इसको पलट कर दिखाना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई एन ए वी डी इंटू एल वेक्टर, माइनस साइन हट जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ तो कुछ कुदरत को बदल दिया हमने। क्या करा कि इसका जो वेक्टर साइन था वो तो इस पर लगा दिया और इसको हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ये एल है तो अगर मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी दूसरे वेक्टर में, जैसे मान लीजिए ये है, ये एल है, एल अपने आप में एक वेक्टर है, एल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एल की डायरेक्शन है। हम लेंथ एलिमेंट लेकर चलते हैं, इस चैप्टर में हमने लेंथ एलिमेंट करा तो एल की एक डायरेक्शन होगी, तो एल अपने आप में एक वेक्टर है। अगर मैं इसको पलटना चाहूँ
कि मैं इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहूँ और इसको इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, तो हमें क्या करना होता है कि हमें बस साइन बदल देना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, हमने साइन बदल दिया और इसको वी डी को मैंने सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ले ली, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले ली। तो मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर जो है वो शिफ्ट करा है। तो जब भी हम वेक्टर शिफ्ट करते हैं तो वो इस तरह से शिफ्ट होता है। पहली चीज़ याद रखिएगा, वेक्टर्स की कुछ चीज़ें हैं जो शायद भूल चुके होंगे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में किसी एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पहले वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, दोनों में नहीं होता। ठीक है, दोनों में नहीं होता, सिर्फ पहले टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने पहले क्या करा कि ये जो ई है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको तो मैं बाहर ले आया। और ये जो एल है, एल क्या है, लेंथ वेक्टर होता है, तो लेंथ वेक्टर को मैं अंदर लेकर चला गया। अब जब मैं इसको अंदर लेकर गया तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ले जाना चाहता था, तो मैं ले गया, लेकिन ये सिर्फ पहले वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहले वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई अब जो ये वी डी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैं अलग निकालना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड वी डी का रख दिया। तो फिर वेक्टर को इस पर शिफ्ट करना पड़ेगा, आई पर। तो वेक्टर को इस पर शिफ्ट करा, लेकिन कंडीशन क्या, ऐसे ही नहीं कर सकते शिफ्ट, बस साइन बदलना होगा, उस वेक्टर का सिर्फ साइन बदलना होगा और कुछ नहीं करना। तो ये प्रॉपरली प्रूफ है इसका, लेकिन वो करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर पेड़ की डायरेक्शन नहीं हो, हाँ, तब तो कोई बात नहीं, तब तो फिर उसको ऐसे रहने देते। अगर एल वेक्टर नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो फिर वो वैसे ही रहता। फिर उसमें कोई मतलब हम फिर बदल ज़बरदस्ती किसी कांस्टेंट को वेक्टर नहीं बना सकते। अब मैंने इसको एल बना दिया। अब बनाया क्यों है, कुछ सोच कर बनाया है, इस वीडी को बाहर लेना चाहता हूँ। जिस तरह से कोई कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है पहले वाले में, उसी तरह से कोई कांस्टेंट पहले वेक्टर से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस वीडी को बाहर निकाल दिया, ई एन ए वी डी। कुछ जाना पहचाना लग रहा है शब्द, क्या होता है ये, सही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये सब कुछ जो कारस्तानी करी गई थी वो इसलिए करी गई थी कि करंट आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई करंट का तो कुछ ना कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना, तो वो करंट का यूज़ ये है, समझ गए। तो ये देखिएगा, ये फाइनली हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, भाई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एल बी साइन थीटा। जैसे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वी बी साइन थीटा बोल दिया था, क्यू वी बी साइन थीटा हो गया था। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई और एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। बस फटाफट दो स्पेशल केसेस देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। पहला स्पेशल केस वो बोल रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं भाई, इसमें आपने जीरो डाल दिया तो फोर्स जीरो होगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फोर्स विल बी आई एल बी, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना है। लास्ट में ये लिखा है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये अब बता रहे हो, तो मैं पहले ही देख लिया। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगला जो टॉपिक है इसमें आप देख रहे हैं, दो केसेस देख लो, दो जो डायग्राम बने हुए हैं पेज नंबर 32 पर बिल्कुल ऊपर, दो डायग्राम बने हुए हैं। एक में दो वायर जो है वो थोड़े से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो दो वायर दूर जाते हुए, और दूसरे में दो वायर थोड़े से ऊपर की तरफ से नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आज अभी करा है इसी का एप्लीकेशन करेंगे ये, और ये मैं कल 40 मिनट की एक क्लास लूँगा तो उसमें ये मैं करा दूँगा। ठीक है, अच्छा उसका मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा उसमें ऑफलाइन आना चाहता है, कंफर्टेबल है तो आ सकता है। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वैसा ही कराऊँ जैसा ऑफलाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।